आज का कंसेप्ट वो है जो आपके एग्जाम में 100% आएगा, 100% एग्जाम में आना ही आना है। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मैनेजर्स कमीशन इज इनएविटेबल थिंग, उसे कोई भी टीचर इग्नोर नहीं कर सकता। मैनेजर कमीशन का कंसेप्ट 12th में आपकी जो फर्स्ट बुक है पार्टनरशिप, हर जगह दिखेगा आपको, एवरीवेयर यू विल फाइंड आउट मैनेजर्स कमीशन। स्पेसिफिकली जब आप अगली क्लास में जाएंगे, मतलब 12th में जाएंगे आप लोग, और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे, उसमें एक चैप्टर होता है फंडामेंटल, इसको पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है। उसके अंदर आपको ये मैनेजर्स कमीशन का कंसेप्ट दिखेगा, तब मैं बोलूंगा देखो हमने मैनेजर्स कमीशन सीखा था 11th क्लास में, आपके बचपन में। ठीक है, क्या मैनेजर्स कमीशन होता है जरा समझिए। आपकी फैक्ट्री का मैनेजर है, फैक्ट्री के मैनेजर को तो कमीशन देने का सेंस नहीं बनता, वो तो प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन पे क्या कमीशन देना है? कमीशन दिया जाता है सेल्स पर। नहीं भाई, आप हमारी सेल्स बढ़ाइए, हम आपको कमीशन देंगे। तो जनरली ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है ना, दवाइयां बनाने वाली कंपनी, इनमें, और ये जो ऑटोमोबाइल वाली कंपनियां होती हैं इनमें, और बहुत सारी कंपनियां, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनियां, इनमें क्या करते हैं लोग, और सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है कि आपके हर मैनेजर को, एरिया मैनेजर को आप टारगेट दे देते हो कि भाई तुझे कितनी करनी है, 2 करोड़ की सेल जनरेट करनी है। तो आपने देखा होगा ना, डॉक्टर की क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, आपने देखा होगा टाई वाई पहने हुए कुछ लोग खड़े रहते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एमआर बोलते हैं उनको। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी मेडिसिन के बारे में बताते हैं, सर प्लीज रेकमेंड, उनको सैंपल देते हैं, गिफ्ट देते हैं, और बहुत सारी चीजें देते हैं ऐसा करके। इट्स अ प्रिवेलिंग प्रैक्टिस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिनके पेरेंट्स डॉक्टर्स वगैरह होंगे उनको पता होगा इस तरह की चीजें चलती हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, आपने अपने मैनेजर को बोला कि भाई ठीक है, अगर सेल 10 करोड़ से ऊपर चली गई तो तुझे मैं 2% कमीशन दूंगा। ये तो सेल्स की बात करते हैं, लेकिन आप थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। आपने कहा कि अगर हमारा प्रॉफिट 10 करोड़ के ऊपर चला गया तो हम तुझे क्या देंगे, 2% कमीशन देंगे। 10 करोड़ का 2% हम मैनेजर्स कमीशन देंगे तुम्हें। ठीक है जी। अगर लॉस हो गया तो विल यू गिव एनी मैनेजर्स कमीशन? नहीं। तो जब आपका क्वेश्चन चल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट है, और प्रॉफिट एंड लॉस में नेट लॉस आ जाए, तो मैनेजर्स कमीशन की जो एडजस्टमेंट है वो क्या हो जाती है, नल एंड वॉइड हो जाती है। क्योंकि लॉस के केस में हम थोड़ी कमीशन देंगे, ये तो बढ़िया है, आदमी तो लॉस करवाएगा। बेटा मेरा लॉस कर रहा 10 करोड़ का, मतलब दो, तब कमीशन कैसे, तब तो लेना बनेगा ना उससे 2 करोड़। नहीं, लॉस के केस में नो मैनेजर्स कमीशन, प्लीज ध्यान रखिएगा। मैनेजर कमीशन विल बी अलाउड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। 10 रुपए का प्रॉफिट भी होगा तो भी मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने बोला कि भाई 2 करोड़ की प्रॉफिट में हम तुझे कमीशन देंगे, तो 2 करोड़, 1 करोड़ 99,99,99 रुपीज भी हो जाएगा तो उसको नहीं देंगे कमीशन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं है आपके एग्जाम में, आपकी बुक्स में भी नहीं है, लेकिन कोई तेज बंदा बना सकता है कि भाई मैनेजर इज एंटाइटल कमीशन, 2% कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट मोर देन 1 लाख रुपीज। आपके क्वेश्चन में अगर नेट प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर आया तो या मैनेजर्स कमीशन देंगे, अगर आपका नेट प्रॉफिट 99,000 आया तो थोड़ी मैनेजर्स कमीशन देंगे, नहीं देंगे। ऐसे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे है कि मैनेजर को 10% कमीशन दे देना। ठीक है जी। अब जरा समझना कि नेट प्रॉफिट हुआ मेरा मान लो 10 लाख रुपए का, मैनेजर्स कमीशन बोला मैंने 10%, तो 10 लाख का 10% कितना होता है जी, 1 लाख रुपए होता है। ठीक है, और मैं कंडीशन दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। ये है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ऐसे बना हुआ है, और इस तरह से, ये डेबिट साइड और यहाँ पर क्रेडिट साइड। ठीक है, जरा ध्यान से देखना इधर। ये जो है, ये वाला सारा, दिस वैल्यू इज, मान लो मैं बोलूँ तो, सपोज यहाँ पर वैल्यू हमारे पास है, मेरा नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट वो निकल कर आया 1,10,000 का। मेरा नेट प्रॉफिट है 1,10,000 का, और मान लो मेरे पास ये था 10 लाख यहाँ, और 10 लाख, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहा हूँ, 0,0,0,0,9 और 8,90,000, ये मेरे एक्सपेंसेस थे। आई गॉट नेट प्रॉफिट कितने का, 1,10,000 का। आप मुझे बताइए, ये नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन है या आफ्टर मैनेजर्स कमीशन है? बिफोर है। ठीक है, बिफोर मैनेजर्स कमीशन है, करेक्ट। ऑनलाइन में सब समझ पा रहे हैं इस बात को? somebody प्लीज यस रिस्पॉन्ड। सर। यस ठीक यस है। सर। हाँ, ये क्या कमीशन है आपका, ये है नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन, ये वाली कंडीशन है, बिफोर मैनेजर्स कमीशन है। ठीक है जी। अब कंडीशन नंबर 1, कि मैनेजर मैनेजर इज एंटाइटल्ड एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ
10% ऑन नेट प्रॉफिट, सिर्फ वैसे लिखा है। और उसके बाद लिख दिया चार्जिंग बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसे लिख दिया। तो भाई मैनेजर्स कमीशन कैसे निकलेगा? मैनेजर्स कमीशन कैसे निकलेगा बताइए? कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन, ये इनटू रेट अपॉन में 100। यहाँ क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट कितना था? 1,10,000 का, इंटू रेट 10/100 करा, कितना आ गया? 11,000 आ गया। गॉट इट? आ गया 11,000। अब 1,10,000 में से हम क्या करेंगे? 11,000 माइनस करेंगे। अब हमारे पास क्या हो जाएगी? अब हमारा नेट प्रॉफिट बदल जाएगा ना। नेट प्रॉफिट कहाँ से माइनस होना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में माइनस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे अब हमारा प्रॉफिट बदल जाएगा। नाउ व्हाट विल बी माय नेट न्यू प्रॉफिट नाउ? अब मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1,10,000 माइनस 10, 11,000, बताओ कितनी हो जाएगी वैल्यू? 99,000। और यहाँ लिखूंगा क्या? मैनेजर्स कमीशन कितने का? 11,000 का। ये समझ में आ रहा है एडजस्टमेंट कैसे होना था? नहीं समझ में आई बात? ऑनलाइन में ऑफलाइन पता चला? आप मैनेजर कमीशन निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं मैनेजर्स कमीशन। और उसकी जो आपने प्रॉफिट पुराना निकाला था ना, उसको 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 रफ में लिखिए, और उसमें से माइनस करके, ये कैसे आया माइनस करके? ये ऐसे आया, देखो ऐसे। 1,10,000 माइनस 11,000। अब मुझे बताइए ये नेट प्रॉफिट क्या है? बिफोर कमीशन है या आफ्टर कमीशन है? दिस इज आफ्टर कमीशन। एवरीबडी इज ओके विद दिस? हाँ या ना? आफ्टर कमीशन हो चला ना ये तो? ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरी बैलेंस शीट बनती है, मान लो मेरी बैलेंस शीट बनती है, तो कैसे बनेगी बैलेंस शीट? यहाँ लायबिलिटी साइड में, एसेट साइड, रुपीज लिख के और रुपीज लिख के, लायबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे? मैनेजर्स कमीशन पेबल। पेबल, क्योंकि कैश में नहीं दिया ना आपने। हाँ दिया। मैं पेबल का मतलब क्या होता है? पे किया जाएगा, पेबल है। लिखा मैनेजर इज एंटाइटल कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो मैनेजर इज एंटाइटल, ये थोड़ी बोला कि मैनेजर इज पेड 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इज पेड थोड़ी बोला है। मैंने पिछली क्लास में समझाया था आपको कि इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेप्ट होना और इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव हो जाना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। मैनेजर्स कमीशन ड्यू हो जाना और मैनेजर कमीशन पे होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। पे थोड़ी हुआ है अभी, इज नॉट पेड। तो आपने एंट्री कर दी इसकी। ये कंडीशन कब थी? जब मैनेजर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होता है। ठीक है जी। अब एक बात बताइए मुझे, ये जो कंपनी का मालिक है, ये बिजनेस का मालिक है, इसने एक बहुत चतुर अकाउंटेंट को हायर किया, जैसे कबीर को हायर कर लिया। कबीर, कुछ लोग पता क्या होते हैं, जो दूसरों को ना फलता फूलता, दूसरों की प्रोग्रेस पर, दूसरों की मेहनत जो होती है उस पर उनको थोड़ा सा मजा नहीं आता। मैं ना एक जिम जाया करता था, फिटनेस 44 है ना, फिटनेस 44 है, वही वाला। कोरोना के टाइम पे मैंने फीस भरी थी, जाना शुरू करा, कोरोना हो गया। फिर फीस भरी, फिर कोरोना हो गया। मैं गया ही नहीं उसके बाद, फीस ही खराब हो गई मेरी। ठीक है। वहां क्या होता था, मैंने देखा उस जगह पे, अ, मालिक बैठता था बाहर अपने केबिन में, और उसके जो मुंह लगे चमचे टाइप के जो ट्रेनर होते थे आके कह रहे थे, मतलब दे हिम कि भाई कैसे ट्रेनर की सैलरी काटी जाए। मतलब ठीक है, तुम किसी की सैलरी काटोगे तो वो तुम्हारे लिए खुश होकर काम थोड़ी करेगा। यू हैव टू प्रोवाइड इंसेंटिव, उनको फिजिबल टारगेट दो, वैसा करो। तो देखता था चमचे लोग क्या बोलते थे, ऐसा करते सर, इस महीने ना परफॉर्मेंस बेस कर देते हैं। कोरोना में क्या परफॉर्मेंस दिखाओगे? लोग घर से बाहर निकलने में डर रहा था। मेंबरशिप लेके आओ, मेंबरशिप लेके आओ, मेंबरशिप लेके आओ, लोगों को लेके आओ, मतलब ट्रेनर को बोलते हैं मेंबरशिप लेके आओ, अब तुम्हें सैलरी देंगे। मतलब डिसगस्टिंग। चलो ठीक है, हम तो वहां पर मेंबर थे, हमें क्या करना था। यहाँ वीर इसी तरह की कैरेक्टर है। मैनेजर को कितना कमीशन मिल रहा है? 11,000। ठीक है, प्रॉफिट कितना था? 1,10,000। इसने मालिक के कान में बोला चुपके से, मालिक साहब, मैनेजर कमीशन इज ऑल्सो एक्सपेंस, है नहीं? तो मैनेजर को कमीशन नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन से थोड़ी दिया जाना चाहिए। किसमें से दिया जाना चाहिए? नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पे दिया जाना चाहिए। असली तो यही होना चाहिए ना।
भाई हमने मैनेजर को बोला, मैनेजर तुझे कमीशन मिलेगा उस प्रॉफिट पर जो सारे एक्सपेंसेस के बाद वाला प्रॉफिट है। तो क्या मैनेजर का कमीशन एक्सपेंस नहीं है ना? तो आइडियली ये होना चाहिए था, पहले नेट प्रॉफिट निकलता, है ना? ये पहले क्या करते, पहले मैनेजर्स कमीशन निकलता, फिर उसमें से मैनेजर कमीशन मार के तब नेट प्रॉफिट निकलता, उसका हम 10% देते। ठीक है जी। तो मैनेजर को बोला ये बात, मैनेजर को बताई, इसके मालिक के बाद में दिमाग में घुस गई बात कि यार मैनेजर्स कमीशन इज व्हाट इज ऑल्सो बिजनेस एक्सपेंस, तो ये भी तो प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए ना। कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है? आपने 1,10,000 उठाया था ना, वो तो बिफोर मैनेजर कमीशन था। पहले आपको 1,10,000 में से मैनेजर कमीशन माइनस करना चाहिए था, फिर जो प्रॉफिट आता है उस पर मैनेजर कमीशन निकलना चाहिए था। इतना अजीब सी चीज है ना। जब तक नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन नहीं है, तब तक मैनेजर कमीशन नहीं निकलेगा, और जब तक मैनेजर कमीशन नहीं है तब तक नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन नहीं बनेगा। यानी कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, हिंदी की कहावत है। ठीक है। तो अब तो बेचारे मैनेजर की कमीशन के लाले पड़ गए। मालिक कहता है कि भाई देख, जब तक मेरे पास नेट प्रॉफिट तेरे कमीशन को माइनस करने के बाद नहीं आएगा, तब तक मैं तुझे कमीशन देने वाला नहीं हूँ। और जब तक कमीशन नहीं मिलेगा तब तक तो नेट प्रॉफिट वाली फिगर नहीं आएगी। ये तो बड़ी ही खराब सी सिचुएशन हो गई ना। तो क्या करें बताइए ऐसे में? तो वो जो मैनेजर था ना, वो थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा था, उसे यूनिटरी मेथड आता था, यूनिटरी मेथड आता था उसको। ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि उसने क्या किया, और मैं दिखाता हूँ कि इस मेथड को फॉलो करते हैं ना जब हम, कि नेट प्रॉफिट दिया जाएगा मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो मैनेजर को कितना नुकसान होता है, कंपनी को और बिजनेस को कितना फायदा होता है, देखिए जरा। दूसरा केस में लेके चल रहा हूँ आपके सामने। अभी हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर क्या, कंडीशन 2 लेके चल रहा हूँ। इफ मैनेजर्स कमीशन इज ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एट द रेट 10%। ये कहानी क्या थी, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन की। वो कहानी क्या है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन की, है ना? तो क्या करा हमने, हमारे पास वही प्रॉफिट लॉस था, बिल्कुल वही प्रॉफिट लॉस था हमारे पास, सेम। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल एज इट इज वही 10 लाख था, वही 10 लाख था, दोनों कंडीशन देखिएगा आप। ऊपर एक्सपेंसेस कितने थे इसके, 8,90,000 के। सो व्हाट इज नेट प्रॉफिट, दिस इज 1,10,000। अब ये नेट प्रॉफिट क्या है, आफ्टर चार्जिंग है, बिफोर चार्जिंग है? बिफोर चार्जिंग है। या तो मैं नेट प्रॉफिट को पहले क्या कन्वर्ट कर दूं, आफ्टर चार्जिंग में कन्वर्ट करूं, वो मैं कर नहीं सकता अभी। तो मैं कैसे इसका इस्तेमाल करता हूं, हम एक फॉर्मूला सीखते हैं, फिर लिखते हैं, देखो यहाँ पर मैनेजर्स कमीशन कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ये इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला आता कैसे है, मतलब हाउ दिस फॉर्मूला डिराइव, वो मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि नेट मैनेजर कमीशन इज ऑन नेट प्रॉफिट आप बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो रेट अपॉन में 100 करो सिर्फ। और अगर आ जाए आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो क्या करो, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट करो। ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा, फिर मैं उसका लॉजिक उधर वाले बोर्ड में बताऊंगा आपको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो बेटा, प्रॉफिट तो की देखो, मेरे पास जो कैलकुलेशन का बेस है वो तो बिफोर चार्जिंग ही है ना। बिफोर चार्जिंग का रेट बोला तो रेट अपॉन में 100 आ गया। लेकिन कह रहे हैं कि नेट प्रॉफिट मैनेजर कमीशन दिया ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, और मेरा बेस तो बिफोर चार्जिंग ही है ना। इसलिए मुझे ये छोटी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ती है। अब ये कितना आएगा देखिए आपके, 1,10,000 इंटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, कितना हो जाएगा, 1,10,000 इंटू 10 अपॉन में 110, कितनी वैल्यू आ जाएगी बताइए, 10,000। अब मैनेजर्स कमीशन कितना आ गया, 10,000। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, मैनेजर्स कमीशन कितना आ गया, 10,000। अब आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया, एक कैसे निकला, 1,10,000 माइनस 10,000। अब बताइए बिजनेस के लिए कौन सी सिचुएशन में फायदा है ना ये? हाँ, ने आफ्टर कमीशन निकाला। नहीं नहीं, प्रॉफिट कितना, 10,000 कितना बच रहा है, 1,000 तो बच ही रहा है उसका, है ना? और ये अमाउंट छोटा था ना, 1 लाख। अगर ये 10 लाख होता तो कितना बचता,
है ना? अगर ये 1 करोड़ होता तो 10 करोड़ होता तो फर्क पड़ता है, कितनी सेविंग्स होती है। तो बिजनेस इसको फॉलो करते हैं, इसको। एंड दिस इज अ रियल मेथड जो अप्लाई होना चाहिए। एक्चुअल में मैनेजर कमीशन इज ऑल्सो बिजनेस एक्सपेंस दैट हैज टू बी डिडक्टेड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो अच्छा, अब बैलेंस शीट बनेगी तो कैसे देखिएगा बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में ऐसे देखिएगा, ये एसेट्स दिखती है, ये लायबिलिटीज दिखती है, ठीक है। ये क्या लिखेगा? मैनेजर्स कमीशन एबल, टेबल कितने का दिखेगा? 10,000 का। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कैसे। इसे मैं दो तरह से सॉल्व करके दिखाऊंगा, दो तरह से। देखो कैसे, इसका 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 डिराइवेशन है, कैसे डिराइव हुई फॉर्मूला। लेट नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन इज, अगर मैं आपको इसी तरीके से करके दिखाऊं, मतलब मैं एक्स के तरीके से करके दिखाऊं आपको, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया। लेट मैनेजर्स कमीशन कमीशन इज एक्स, एक्स मान लिया। देयरफॉर मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू एक्स इंटू 10/100। बोली हाँ है ना? मैनेजर्स कमीशन के बाद का प्रॉफिट अगर एक्स है तो मैनेजर कमीशन उसका 10% ही तो होगा, तब हमें ये सब लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो कितना हो गया ये? XY 10 हो गया, करेक्ट। अच्छा मुझे बताइए अब कि अगर मैं बोलूं कि अच्छा, अरे भाई मैनेजर कमीशन एक्स का 10% भी तो होगा, नहीं होगा 10%, है ना? अच्छा, मैं एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूँ, देखो। अब मैं जरा देखो यहाँ पर, नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन इज एक्स है, मैनेजर कमीशन कितना है? X/10 है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन कितना हो जाएगा बताइए? X+X/10। एवरीबडी इज ओके, होगा ना? X+X/10, जो कि किसके बराबर होगा? 1,10,000 के बराबर होगा। बिफोर कमीशन तो 1,10,000 की वैल्यू है ना, तो कितना हो जाएगा ये? 11/10। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1,10,000। और एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1,10,000 इंटू 10/11। एक्स कितना निकल आया? 1 लाख निकल आया। देखो निकला एक्स 1 लाख, 11 से 11 कट के निकला 1 लाख, है ना? एक्स इज व्हाट? 1 लाख। और मैनेजर्स कमीशन इज व्हाट? 1 लाख का 10/100 बराबर है 10,000। ये हमने यहाँ निकाल दिया। रेट अपॉन में 100 प्लस रेट का फॉर्मूला नहीं लिखा। ये फॉर्मूला कैसे आता है वो देखिए आप। इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन इज 100, मान लिया 100 है, देन मैनेजर्स कमीशन इज 10। कैसे निकला 10? 100 इंटू 10/100, 10 ही निकला। अच्छा, नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/10, 110 हो जाएगा। एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, शुभांगी, है ना? अब जरा देखिए यूनिटरी मेथड कैसे काम करता है। इफ नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन इज 110, देन कमीशन इज इक्वल टू 10, है ना? अगर मैनेजर बिफोर कमीशन 110 था तो कमीशन कितना था? 10 था। इफ नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन इज 1, देन कमीशन कितना हो जाएगा? 10/110 हो जाएगा। एवरीबडी इज ओके विद दिस, हाँ या ना बताइए? एंड इफ नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन इज 1,10,000, तो कमीशन क्या होगा बताइए? 1,10,000 इंटू 10/110। ये फॉर्मूला आ गया, आया फॉर्मूला? इस तरह से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ। नहीं पता चल रहा कुछ भी? नहीं पता चल रहा ना? अच्छा, देखिए, आपको ये फॉर्मूला डिराइव नहीं करना एग्जाम में। ये फॉर्मूला कैसे बना वो उन्हें समझाया यहाँ पर।
अगर ये 5 होता तो 100/5 होता, 20 होता तो 100+20 होता, होता ना। यूनिटरी मेथड को फॉर्मूले की शेप में दे दिया। और ये सब हमें कब करना पड़ता है? जब हमसे क्वेश्चन बोले कि मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तब करना पड़ता है, अदरवाइज नहीं करना पड़ता है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोले तब। बिफोर चार्जिंग तो मामला बड़ा आसान था। तो आप चाहें तो मैनेजर कमीशन एक्स के तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे सीधा निकल आता है 1,10,000 इंटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, है ना। तो ये था जब हमारे पास बोला जाए कि मैनेजर कमीशन इज पेबल ऑन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ये है हमारे पास क्वेश्चन कब? जब नेट मैनेजर कमीशन इज पेबल ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो हमें क्या करना है? देखो दोनों में बेस क्या है? दोनों में बेस तो 1,10,000 ही है ना। दोनों में बेस बिफोर चार्जिंग है। इसमें सीधा रेट अपॉन 100 करना है। और क्योंकि आफ्टर चार्जिंग बोला था, लेकिन बिफोर चार्जिंग के बेस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए रेट अपॉन में 100/8 कर रहे हैं। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। डिराइव नहीं करना है। मैंने बताया ना कि कोई भी चीज रटनी नहीं है मेरे साथ, मैंने कुछ नहीं रटवाया आपको। तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला बनता है ना, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, ये कैसे डिराइव होता है वो देखो आपके सामने आ गया। ऐसे डिराइव होता है। तो अब आपको क्या याद रखना है? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में सिर्फ नेट प्रॉफिट, रेट अपॉन 100। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में क्या करेंगे? 100 प्लस रेट करेंगे। बस ऐसा करना है। ठीक। चलिए इस पर बेस अब क्वेश्चन हम एक करते हैं। क्या कृति, शगुफा या धनिष्ठा बाकी लोगों को समझ में आया कुछ? ये नहीं? यस सर। अब थोड़ा सा अंजनी, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? बहुत सारी क्लासेस के बाद आई हैं आप। ऐसा। इसे नोट कर लीजिए अपने पास, संभाल के रखिए इसको। और ये कंसेप्ट 12th में बहुत इस्तेमाल होता है। अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 खोलिए। बुक का क्वेश्चन नंबर 10 सिर्फ देखिए, अभी तो सिर्फ समझा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 खोलिए। दिख रहा है? अरे कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे बच्चे ने पूछा था ना कि कैसी लैंग्वेज आएगी, तो क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 19.72 है। ठीक है। और पेज नंबर 19.73 में देयर इज एन एडजस्टमेंट। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। लिखा हुआ है। यानी कि रेट अपॉन में, हाँ, यानी कि 5 अपॉन में 105 करके करना चाहिए। अच्छा, लेकिन यहाँ इसमें नेट लॉस आ गया। क्या आ गया? नेट लॉस। तो ये एडजस्टमेंट बेकार होगी। नेट लॉस का मतलब क्या हुआ? खत्म हो गया। इस क्वेश्चन में नहीं करना। अगले पे आ जाइए। 19.74 पे देयर इज एन एडजस्टमेंट नंबर 6। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसमें क्या करना है? नेट प्रॉफिट निकला, उसका 10%, और क्या लिख दिया? जनरल रिजर्व बोल के लिख दिया। जैसे मैनेजर कमीशन लिखा है, जनरल रिजर्व बोल के लिख दिया, और लायबिलिटी साइड में डाल दिया, खत्म। हाँ। हाँ, नेट प्रॉफिट का। हाँ, तो लायबिलिटी में दिखाएंगे, लॉस थोड़ी बोलेंगे उसको। बेटा वो लॉस खत्म थोड़ी हुआ। दैट प्रॉफिट इज देयर विद यू। आपने ओनर को नहीं लेके अपने पास रख लिया, इसलिए लायबिलिटी है। नहीं देंगे ना। क्यों देंगे? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो कहाँ से रिजर्व बनाऊंगा? पास नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने, ऐसा थोड़ी होगा। बोलिए। हाँ, यहाँ यहाँ रिजर्व लिखेंगे, और नीचे लायबिलिटी में। हाँ, माइनस करके आएगा ना नेट प्रॉफिट। ऐसा। अगला क्वेश्चन 12 देखिए। 12 में नहीं है ऐसा कुछ। 13 में भी नहीं है। 14 में मैनेजर्स कमीशन का ट्रीटमेंट है, नहीं है। तो कहाँ गया मैनेजर्स कमीशन? 15। हाँ, 13 में है। फोर्थ। हाँ, मैनेजर इज पेबल कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट। 10% ऑन नेट प्रॉफिट। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले, 10% ऑन नेट प्रॉफिट है, तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला मान के चलना उसे। क्या मान के चलना? आफ्टर चार्जिंग। और लिख देना क्वेश्चन में, नीचे नोट लगा देना कि सिंस नथिंग इज मेंशन, वी अज्यूम कि मैनेजर कमीशन इज पेबल ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो कोई गलत नहीं करेगा, वरना टीचर बोलेगा कि यहाँ कहाँ लिखा था हमने। बोलिए। हाँ, ऐसा करके चलना है।
लेकिन 11th में तो क्या होता है ना कि स्कूल के टीचर ही माता पिता होते हैं, उनसे पूछ लेना कि भाई अगर कहीं नहीं लिखा तो हम क्या लेके चलें। क्या पता आपके टीचर ने बोला कि नहीं लिखा होगा, तो आप ऐसा करना कि आप बिफोर चार्जिंग लेके चल लेना, है ना। नहीं नहीं, प्रॉपर असम्पशन तो आफ्टर चार्जिंग की है, वो तो होना ही है भाई। इट इज अ बिजनेस एक्सपेंस, इट मस्ट बी डिडक्टेड बिफोर कैलकुलेटिंग एनी कमीशन। असम्पशन तो वही है, लेकिन कई बार वो नहीं मानते हैं। तो 11th में अपने टीचर से पूछ के चलना है कि कैसे चलना है। 13 वाला का मैनेजर्स कमीशन, अच्छा यहाँ नेट प्रॉफिट आ गया। हम्म। और कहीं दिख रहा है आपको मैनेजर्स कमीशन? और कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं नहीं, नहीं है। हाँ, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, 19 का लास्ट एडजस्टमेंट। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू गेट 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर का मतलब तो बड़ा क्लियर लिख रखा है। ठीक है, लिख रखा है ना, कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसे सॉल्व करते हैं। 13 कौन सा था, 14 है वो। 13 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। हम बनाएंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम बनाएंगे बैलेंस शीट। मेरे साथ साथ फॉर्मेट बना के चलिए फटाफट से। कर लिया? कितना, मैनेजर कमीशन कैसे निकाला? सॉरी, वो दैट्स करेक्ट, लेकिन रेट अपॉन में 100 रेट करके आया क्या, कैसे आया? हाँ, फर्स्ट मेथड से करा है। हाँ, मैंने बोला ना, जैसे मान लो इनके टीचर ने बोला कि भाई आप रेट अपॉन में 100 करके चलिए, अगर कुछ नहीं बिफोर मान के चलिए, तो आपको अपने स्कूल की टीचर की एडवाइस के हिसाब से उसको लेके चलना है। उससे आंसर तुम्हारा निकल गया। ठीक है, मैं ना वो लेके चल रहा हूँ जिसमें, इसको छोड़ो, फिर इसको नहीं करते, इसको अपने आप करना। आई टेक वन मोर एग्जाम्पल, इसको रहने दीजिए, ये तो आराम से हो जाने वाला केस है। मैं वो लेके चल रहा हूँ जिसमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हो कि मैनेजर्स कमीशन 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आई जस्ट वांट टू टेक दैट केस। एक तो किताब ने ना अपनी कॉस्ट घटाने के चक्कर में ना सारे अच्छे क्वेश्चन हटा दिए हैं यहाँ से। कोई क्वेश्चन दिख रहा है आपको मैनेजर्स कमीशन का? इलस्ट्रेशन देखिए। हाँ, 19 में है, वो जीएसटी वाली तो नहीं है, लेकिन 19 में लिखा है ना, लेकिन उसमें तो लॉस है। मजा नहीं आएगा कुछ उसमें तो। नहीं नहीं नहीं, वो तो इसको भी कर सकते हैं ना, मैं दिखा रहा हूँ आपको, रुक जाओ। हाँ, मिल गया। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 15 उठा लीजिए, ये बड़ा भी है, मजा भी आगे से करने में। इलस्ट्रेशन नंबर 15, 19.37 पेज, दिख रहा है? सेवंथ एडजस्टमेंट देखिए। मैनेजर इज टू गेट कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग तो इजी है, आफ्टर चार्जिंग लेके चलना था मुझे। ठीक है, लेके चले। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो एवरीबडी रेडी? ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस को एक पेज पे बना लीजिए, बैलेंस शीट को दूसरे पेज पे बना लीजिए। फॉर्मेट रेडी करते हैं पहले। सबसे पहले मुझे आप बता दीजिए व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक, मुझे ओपनिंग स्टॉक बता दीजिए कितने का है। हाँ, 15,500। परचेजेस बता दीजिए कितने की है। हाँ, ठीक है जी, कोई रिटर्न रिटर्न है? माइनस परचेज रिटर्न बताइए। 2,100। ठीक है, सेल्स बताइए कितने की है। रिटर्न है कोई रिटर्न? सेल्स रिटर्न 5,100, तो 2,02,200 ऐसे कर। अब तभी तो कुछ नहीं करा ना, तभी तो छोड़ दिया उसको, उसको आउटर कॉलम में नहीं डाला अभी। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 14,900 का। इधर 14,900 का। ऐसे करते हैं, चलिए ठीक है।
आइटम वाइज उठाना शुरू करिए। बताइए फर्स्ट आइटम क्या आपके पास है, बताइए। ट्रायल बैलेंस का फर्स्ट आइटम, कोई एडजस्टमेंट है? लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बताइए कितनी है? 35,000। क्या एडजस्टमेंट है? माइनस डिप्रेशन कितना? 700 रुपये, यही होगा ना? तो 34,300। यहाँ लिखेंगे क्या इधर? डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितने का? 700 का। डिजिट के नीचे डिजिट डालेंगे तो काम आसान हो जाएगा। डिजिट के नीचे डिजिट डालना है भाई, ध्यान रखेंगे। डिजिट के नीचे डिजिट डालना है। आगे बढ़िए, अगला आइटम बोलिए क्या है? मशीनरी पे क्या एडजस्टमेंट है? मशीनरी बताइए कितने की? 50,000 की। क्या बोले? डेप्रिसिएशन कितना? 5,000 रुपया। 45,000 डिजिट के नीचे डिजिट, और यहाँ लिखेंगे क्या? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितने का? 5,000 का। नेक्स्ट आइटम बोलिए क्या है? इस पर कोई एडजस्टमेंट? तो रुकिए, फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितने का? 5। क्या एडजस्टमेंट है? माइनस डेप्रिसिएशन 15%, 750 रुपया। 4250। डेप्रिसिएशन ऑन फिटिंग्स कितने का? 750 का। अगला आइटम बोलिए। परचेजेस हो गया, अगला आइटम बोलिए। परचेज पर एडजस्टमेंट था? क्या परचेज पर एडजस्टमेंट है? कोई बच्चा बोला था एडजस्टमेंट है। हमने बोला ना परचेज पर एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? चल, नहीं नहीं, करेंगे, इसको करेंगे। सिलेबस होने से क्या फर्क पड़ रहा है? मैं देख रहा हूँ बच्चा। हम कौन सा वाला पे हैं? हाँ, वैसे 15 पे लेके चल रहा हूँ मैं। कहाँ लिखा है वो? ये जो एडजस्टमेंट बोल रही है, कहाँ है वो एडजस्टमेंट? हम क्वेश्चन पे थोड़ा ही हैं, वी आर ऑन इलस्ट्रेशन। इसमें तो एडजस्टमेंट ही नहीं है कोई। नहीं है ये एडजस्टमेंट। शुभांगी भी उसी के साथ चल रही थी। नाइस। चलो कोई बात नहीं, अगला बताओ क्या है नेक्स्ट आइटम? सैलरी इसको एडजस्टमेंट। सैलरीज कितने की? 11,000 की। क्या अभी भी डाउट होता है कि सैलरी कहाँ डालना है, प्रॉफिट को मशीनरी कहाँ डालना है? ये सब अब तो क्लियर है चीजें अच्छे से। अगला आइटम बोलिए। ये यहाँ जाएंगे जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस कितने के? 2500 के। अगला आइटम बोलिए। सर एक एडजस्टमेंट भी है की जनरल बोल बे, एक्सपेंसेस में। बोलना चाहिए ना। 2500 क्या एडजस्टमेंट है बताइए? है जनरल एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर क्यों? माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का? 600 माइनस कर दिया, 1,900। और प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ डाल दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 600 का। 600। अगला चलिए नेक्स्ट आइटम। व्हाट इज नेक्स्ट आइटम बताओ? रेंट कोई एडजस्टमेंट है? रेंट डेबिट का है क्रेडिट का? अरे एक्सपेंस वाला, इनकम वाला रेंट कितना? 3,000। नेक्स्ट आइटम बोलिए। कुरियर एक्सपेंसेस, कुरियर एक्सपेंसेस कितने के? बोलो। 1,400। नेक्स्ट आइटम, कोई एडजस्टमेंट? कितने की? 1,300 की। अगला आइटम बोलिए। वेजेस, यहाँ कोई एडजस्टमेंट? इसको मैं ठीक कर दूं जरा, यहाँ पर 0, 0,
9 और 5 में से 2 गया 3, 1,03,900। हाँ बोलिए, वेजेस कितने का है? 26,000 का। क्या बोला गया है? प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने के? 2,100, 28,100 रुपये का। क्या लिखेंगे यहाँ पर? आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने का? 2,100 का। नेक्स्ट आइटम बताइए। हाँ, फ्रेट ऑन परचेजेस यहाँ जाएगा, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? फ्रेट ऑन परचेजेस कितने का? 2,800 का। अगला आइटम बताइए। कैरेज ऑन सेल्स इस तरफ जाएगा, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? कैरेज ऑन सेल्स बताइए कितने का? 4,000 का। नेक्स्ट आइटम बोलिए, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? कितने का? 4,500 का। अगला आइटम बोलिए। डेटर्स, डेटर्स कितने के? कोई एडजस्टमेंट है? एक या दो? चलो देखते हैं। सन्ड्री डेटर्स पहले देखो कितने का? वेल 30,000। अच्छा रुक जाओ, रुक जाओ। पहले बेड डेट है क्वेश्चन में कहीं? हाँ, बेड डेट बताइए कितने का? रुक जाओ, बेड डेट कितने का है? 600 का। तो जितनी भी एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड याद है, हमने बहुत सारे केसेस करे थे। हाँ, पहला पहला एग्जाम एडजस्टमेंट क्या है? पहले बेड डेट वगैरह देखो कहीं है तो नहीं। परम से अनरिकवरेबल है। परम कितने का है बताइए? पहले परम को देखिए, परम है कितने का? अच्छा जी। तो आपके पास डेटर कितने का? 30,000 याद है, मैंने दो हिस्सों में बांटा था। तो हम माइनस करते हैं पहले क्या? फर्दर बेड डेट, फर्दर बेड डेट 400 रुपए का। एवरीबडीज ओके? रुक जा, 400 रुपये कर दिया। प्लस फर्दर बेड डेट कितने का कर दिया? 400 रुपये का। ठीक है। अब हमें क्या बनाने के लिए बोला है? क्या बनाने के? प्रोविजन बोला ना बनाने के लिए। अब प्रोविजन जो बनेगा वो कितने बने इस पे? नहीं, याद करो, याद करो। 30,000 को दो हिस्सों में बांटा। एक को क्या बोल दिया हम लोगों ने? 800 रुपया। एक को बोल दिया कितना? 29,200। इसमें से 400 तो बेड डेट बन गए। कितना रिकवरेबल था? इसने बोला ना सिर्फ कितना? 400। इसने बोला 400 इरिकवरेबल, तो बाकी तो रिकवरेबल है। तो ये जो है ये 400, तो डाउटफुल डेट तो यही रहे ना हमारे पास। तो प्रोविजन किस पे बनेगा? डाउटफुल डेट पे ना। डाउटफुल कितने हैं? अरे भाई 800 तो पूरा हटा दो ना, जिसमें से मिलेगा जिसमें से नहीं मिलेगा। जो नहीं मिलेगा बेड डेट जो मिलेगा उसको रखे रखो। बच गए ये वाले। ये है ना डाउटफुल। देखो आपकी बुक में क्या कर रखा है, देखिए जरा। ऑनलाइन में बताइए कितने क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना परसेंट बोला है? 2,960 को 5% बोला है, या फिर 29,200 किसका बोला है? हाँ, 29,200। इसका बोलेंगे, इसका। इसीलिए मैंने वो केस करवाया था आप लोगों को। समझ रहे हैं बात को? एक जिस बच्चे को ये नहीं आता कंसेप्ट, वो क्या करेगा? वही 29,600 का निकाल कर अपना आंसर गलत कर देगा। तो आप लिखेंगे माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 29,600 माइनस माइनस 400 भी करके जो वैल्यू आएगी उसका कितना परसेंट? 5/100। निकालो कितना आता है। क्या 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 आप लोग समझ पाए कि 29,200 क्यों करा मैंने? समझ पाए शुभांगी? भाई 30,000 थे, 800 बंदा डिफॉल्टर था। आधा नहीं मिलेगा तो आधा मिलेगा, ये तो लिस्ट ही हट गया। तो डाउटफुल तो ये बचे ना, इस पर प्रोविजन बनेगा। वैल्यू में तो ये वैल्यू में इंक्लूड करके देखेगा, क्योंकि इसके मिलने के चांस अभी भी हैं। लेकिन बचे डाउटफुल कौन से? डाउटफुल तो ये हो गए ना, इन पर डाउटफुल है। नहीं? अच्छा, नहीं समझ में आया? तो यार उदास होकर क्यों बोलता है? आ गया ऐसा लग रहा है जैसे नहीं आया। पता नहीं, चेहरों से तो चेहरे बहुत मतलब। इधर वैल्यू बताइए कितनी आई? टेल मी द वैल्यू। 1460। तो डिस्काउंट प्रोविजन पर डिस्काउंट डेटर तो नहीं है?
वो तो नहीं है ना। एक 28140 प्लस कोई ओल्ड प्रोविजन तो नहीं है क्वेश्चन में, प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू 1640 1460। अबे यार 1460 टोटल कितना आ गया? 2460। अगला आइटम बोलिए, अगला बोलो। कैश इन हैंड, चलो कैश इन हैंड कितने का? कैश इन हैंड 4100 का। अगला आइटम बोलिए। हाँ कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितने का? 12,400। आगे बोलिए। सेल्स कर चुके हैं, आगे बोलिए। कैपिटल यहाँ लिख दीजिए कितने की। अगला आइटम बोलिए। ये लो, लोन फ्रॉम मिसेस नारायण, लायबिलिटी है नारायण, कितना? वैल्यू बताओ कितनी है। देखो, लोन फ्रॉम मिसेस नारायण कितने का बोल रहे हैं? 30,000 का, और इस पर रेट दे रखा है, तो ये एम्प्लॉयड एडजस्टमेंट होगी ना। एम्प्लॉयड एडजस्टमेंट होगी 9%, मतलब इस पर 9% इंटरेस्ट देना है। अब मुझे बताइए क्वेश्चन में कि इसकी डेट दे रखी है कि लोन कब लिया था? हाँ, अक्टूबर को लिया था। अक्टूबर को लिया था ना। इसका मतलब क्या होने वाला है? यहाँ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन मिसेस नारायण्स लोन। अब मुझे बताइए, कहीं ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन नारायण्स लोन तो नहीं दे रखा? इंटरेस्ट ऑन मिसेस नारायण का लोन ऑलरेडी दे तो नहीं रखा कहीं? क्वेश्चन देखो, नहीं दे रखा ना। इसका मतलब पूरा आउटस्टैंडिंग है। तो लोन था कितना? 30,000। 9% कितना होता है? 2,700। और हमें निकालना पड़ेगा 6 महीने के लिए, क्योंकि अक्टूबर में लिया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1350 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1350। ये थी इम्प्लाइड एडजस्टमेंट 350, ऐसे कर दिया। और क्या लिखा? 1350। अगला आइटम बोलिए। क्या समझ में आया लोन का ट्रीटमेंट? नहीं समझ में आया वाली। बाकी ऑनलाइन में इधर हिमांक को, या हिमांक तो पता नहीं है या नहीं है, सर आगे सर, मैं हूँ। ऐसे करके आपने इसको हैंडल हैंडल कर लिया। अगला बोलिए, नेक्स्ट पॉइंट। कोई एडजस्टमेंट है? सन्ड्री क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट कितने का? 9600 का। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्काउंट रिसीट इस तरफ कितने का? अगला आइटम बोलिए। सब खत्म, सारी खत्म ना। आपने देखा सारे आइटम हो चुके हैं। एक बार अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं, सारी की सारी बची नहीं बची। वेजेस कर दिया, जनरल एक्सपेंस कर दिया, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम कर दिया, डिप्रिसिएशन कर दिया, लैंड एंड बिल्डिंग पर, मशीनरी पे, फर्नीचर फिक्सचर्स पे, लोन फ्रॉम नारायण, स्टॉक, मैनेजर्स कमीशन रहेगी, वो तो बाद में करना है। चलो इसको टोटल करते हैं। विच साइड इज हायर? यही साइड से है। 001, 4 2 6 1 7, 217,100, 217,100 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे देखो बेटा जरा, 0 0, ठीक है। 5 14 15 और 8 23, 31 3, 3 और 5 8 3 11 19 21 27, 2 और 1 3 और 2 5 6 11, 66,800। एक ही बार में आंसर निकलता है। लेकिन आप बोल रहे हैं हम तो नहीं करेंगे, हम तो नोटबुक के पीछे ही करेंगे टोटल, है ना। अरे कर लो बेटा, 12th में हर जगह पे अकाउंट बनाना आता है, इसलिए सीख लीजिए ये वाला बैलेंस का तरीका। क्या मुझे कहीं अलग से अलग कुछ करना पड़ा? तुम क्यों नहीं करते ऐसा? शुरू शुरू में परेशानी होगी, 4 5 क्वेश्चन में परेशानी होगी, उसके बाद परेशानी नहीं होगी। कोई है ऐसा जो करता है इस तरीके से? कौन करता है ऐसे टोटल करता है? एक बस। तुम भी नहीं करती ऐसे, ऐसे मैं करता हूँ। क्यों? बेटा स्पीड बढ़ेगी आपकी। बमौली नहीं करती, गुनिका नहीं करती, वो भी नहीं करती। थैंक यू। नहीं करती। करो बेटा, इस तरीके से करो। आपको सिर्फ डिजिट के नीचे डिजिट तो रखनी है, और क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट
66,800, ठीक है जी। थोड़ा नीचे ले आते हैं इसको, यहाँ लाइन डालकर 66,800, लाइन डालकर 66,800। अब आप क्योंकि हाँ, जब सॉरी प्लस करना तो कितना हो जाएगा वैल्यू? 68,000। सॉरी फॉर दिस दूसरा, 68,000। अब एक काम करिए, पेंसिल से क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट के बाद कमीशन भी निकालना ना, पेंसिल से आप टोटल कर लीजिए इसका। तो अब जरा डिफरेंस देखिए कितना आता है। मैं लिख रहा हूँ टेम्परेरीली 0, 5 और 5 10 हो गया, 10 और 6 16 और 4 20, 2 लग गया कैरी, 3 तो 5, 44 और 6, 44 और 6 होता है 550, 0 2 लग गया, 2 और 1 3, 30,640 मेरा निकल कर आता है। ये क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन निकल कर आ रहा है। मैं देखूंगा ठीक है या नहीं, अभी पता चलेगा। कितना निकल कर आ रहा है मेरा ये? 30,640। मैनेजर कमीशन कितना बोला निकालने के लिए? निकालते हैं जरा। 30,640 का 10 डिवाइडेड बाय 110, 2785.45। ये जो वैल्यू निकली ना, ये वाली वैल्यू, ये वाली 30,640 का 10/110 करा, मेरे पास वैल्यू कितनी निकल कर आती है? 2785.45। आपको मालूम है ना राउंड ऑफ कैसे करते हैं? 0.5 से ऊपर जाओ तो आगे, वरना नीचे भी चले जाओ। हाँ 2785 लिख दो। अरे यार, इधर करो, देखो यहाँ। अब मैं इसको मिटा दूंगा, आई आई रिमूव दिस, मुझे हटाना पड़ेगा ये वाली वैल्यू। क्या लिखूंगा? मैनेजर्स कमीशन 2785, ठीक है। और यहां भी लिखूंगा मैनेजर्स कमीशन पेबल, कितने का? 2785। डन, निकल आई वैल्यू। और अब आप ये जो था ना 30,640 में से 2785 माइनस कर दीजिए। यही तो था बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यही तो था प्रॉफिट, नहीं था? इसमें से माइनस कर दो, तभी तो निकलेगा नेट प्रॉफिट फाइनल वाला। नेट प्रॉफिट बिफोर में से मैनेजर कमीशन माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर वाला आ जाएगा। तो कितनी वैल्यू आई? 27,855। हाँ, हाँ तो चलो ठीक है। तो कितना हो गया ये नेट प्रॉफिट? 27,855। इससे आपका आंसर ही मैच कर गया, ठीक है। और ये कहाँ ट्रांसफर होगा? ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ चले जाते हैं प्लस नेट प्रॉफिट 27,855, वैल्यू इज 5,587.97। मैनेजर्स कमीशन में इसलिए परेशानी होती है ना? पहले अलग से टोटल निकालो फिर माइनस करो। इसका दूसरा तरीका भी होता है कि नेट प्रॉफिट सीडी करके आगे ले आओ, फिर उसके बाद कर लो। पर वो कुछ स्कूल में सिखाते हैं, कुछ में नहीं सिखाते हैं। तो कैन आई क्लोज द बैलेंस शीट नाउ? देखिए सारी वैल्यू आ गई, क्लोज करिए बैलेंस शीट। दिस इज 5 और 5 10, एक लग गया, और 6 5 11 9 1, 5 5 10 1, 5 6, 143690। ठीक है जी। आ रहा है क्या टोटल इतना? इस तरफ का टोटल देखते हैं। 0 5 और 4 9, 3 5 6 2 3। ये लीजिए, यू विल गेट आंसर इन सिंगल अटेम्प्ट। और जब ये बड़ा क्वेश्चन जो कि
आपके एग्जाम में शायद 10 से 12 नंबर का आए आपके एग्जाम में। कुछ स्कूल्स में तो क्या हो रहा है कि 6 नंबर से ज्यादा के क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे मेरा स्कूल है या दूसरे स्कूल्स हैं, वो 11th में उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो 11th में ऐसे क्वेश्चन को 10 नंबर का 12 नंबर का देते हैं, कुछ स्कूल 15 नंबर का दे देता है। कोई बात नहीं। तो नहीं मैच करा। हाँ, तो आपने देखा मैनेजर्स कमीशन का क्वेश्चन किस तरह से हैंडल होता है। मजे आपके क्वेश्चन करने के लिए रहते हैं। शाबाश। चैप्टर खत्म हुआ, किताब फेंक दो फाड़ के। आइए देखिए, सिलेबस खत्म हो गया और मेरी सिलेबस खत्म हो गया, क्लास चला दो। क्या कह रही? लिटरली लिटरली मेरे हम अपने स्कूल के पेपर थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं, 11 12 दोनों का। तो अ, एक एक पेरेंट्स ने ना मुझे बताया, मतलब दैट वाज सो बैड टू फील अबाउट दिस, मतलब बहुत बुरी बात थी वो। मेरी जब 12th होगी ना बच्चे की, तो उसने अपनी अकाउंटेंसी की किताब जला दी। नंबर 95 आए थे उसके, लेकिन उसने किताब जला दी। एंड बोर्ड्स में 95 तो ठीक नंबर थे, थोड़ा इस तरह से कि भाई मुझे जिंदगी में पढ़ना ही नहीं सब्जेक्ट, कि हमारे पेपरों से इतना दुखी हुई थी वो। बट दैट वाज अ बैड फीलिंग, अच्छा नहीं लगा। चलो कोई बात नहीं, हम नहीं उस बच। हाँ, मतलब भाई बोर्ड के पेपर में 95। हाँ, सारी सारी। चलो क्वेश्चन नंबर 28 लिख। इलस्ट्रेशन, ये जो आपके पास एडजस्टमेंट नंबर 28 है ना, इसको लेके चल रहे हैं। अच्छा, तो आपने देखा मैनेजर्स कमीशन मैंने सिखा दिया आपको। कैन यू सी दिस? मैनेजर्स कमीशन हो चुका है। कंटीजेंट लायबिलिटी बचा हुआ था, कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी बताया था ना क्या होता है? अ लायबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज इन फ्यूचर, इसे हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं शो करते हैं, फुट नोट के रूप में। याद है बच्चों ने फुट नोट सिखाया था? फुट नोट के अंदर उसको संभाल लिखते हैं। क्या क्या हो सकते हैं देखिए। इफ अ लायबिलिटी बिकम पेबल ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, देखिए इट इज अ लायबिलिटी दैट बिकम्स पेबल ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इन केस ऑफ इवेंट डजंट हैपन, नो अमाउंट पेबल। जैसे लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड, गारंटी फॉर लोन, डिस्प्यूटेड क्लेम्स, नो एंट्री एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। Such liability are not accounted and are not shown in the balance sheet, only footnote to be given in the balance sheet relating to this। ये खत्म हो गया। हाँ हाँ, बस वैसा करके लिख देंगे और कुछ नहीं। चलो, अब जरा देखते हैं गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, ये क्या होता है, जरा मैं समझाऊं ये एडजस्टमेंट क्या होती है। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन सीनियर क्लासेस में इट हेल्प्स यू। ये हटा रहा हूं यहाँ से, ठीक है। जरा देखना क्या होता है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, किसे कहते हैं। अब तुम्हें मालूम है सबको कि हमारी बैच में एक बच्चा है जिसका डेयरी फार्म है, सब जानते हैं। हमारे बैच में एक डेयरी फार्म वाला है ना। हाँ, इसी का ही है, हाँ। और इसके पास, हाँ, इसके पास एक बहुत प्यारी भैंसिया संजना भी है, और इसका मिल्क का प्रोडक्शन है। और हमने बताया था ना, मिल्क के प्रोडक्शन के साथ साथ क्या करती हैं, क्रीम भी बनाते हैं, देसी घी भी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, है ना। अच्छा, बहुत फैला हुआ बिजनेस है, मतलब जहां जाओ वहां पर रायता रायता फैला रखा होता है इसने। अब आप मुझे बताइए कि कोई देसी घी के ब्रांड बताइए मुझे, कौन कौन से ब्रांड हैं। हाँ, और मदर डेयरी, और बताइए कौन से हैं पॉपुलर। इंडाना, मिल्क फूड, ठीक है, इस तरह से। और उसके पराग का भी है, अमूल के भी देसी घी सारे मिलते हैं आपको, पतंजलि का भी देसी घी आता है ना। इतने सारे देसी घी के ब्रांड हैं। अब इनके इनकी इनकी जितनी सेल होती थी, इनके प्यार, इनके दुलार से इनकी भैंसें ज्यादा दूध देती थी। ठीक है, ही हैज अ पर्सनल टच, है ना। हर भैंस के कान में जाके बोलता था, आई लव यू, आज दूध ज्यादा देना मेरी प्यारी भैंसिया। उधर से संजना के कान खड़े, आ तुझे बताती हूँ। अरे होने दे, कोई बात नहीं। तो क्या होता है पता है, इसकी भैंसें इसके प्रेम वात्सल्य से खूब दूध देती है। अब दूध तो बिकता है, लेकिन जो नहीं बिकता उसकी प्रोसेसिंग करना शुरू करता है। तो इसने सोचा कि यार, जब देखो, सबसे सस्ता दूध, उससे महंगा दही, उससे महंगा मक्खन, उससे महंगा घी। तो इसने यार, क्या दही बेचना क्या मक्खन बेचना, चलो घी बनाते हैं, है ना। और इसने क्या कर दिया, अपना घी का ब्रांड निकाला। ठीक है, क्या निकाला घी का ब्रांड? संजना देसी, देसी देसी घी। मतलब ऐसे, मतलब आजकल का ट्रेंड है ना। हाँ, देसी घी ट्रिपल, ऐसे। मतलब
संजना देसी घी, हर जगह पे मतलब आजकल देखते हैं ना आप लोग, ऐसा इसने बना दिया था इसने। ठीक है। और यहाँ यहाँ मुंडी बना दी भैंसिया की ऐसे। अरे यार जोड़ जो भी है, ये संजना की। ठीक है। ये संजना की नाक ऐसी। ठीक है। अच्छा चलो जो भी होगा छोड़ दो। ठीक है। ऐसे। ठीक है। और इसने क्या करा, क्योंकि ये इसके दिल के पास वाली है। ठीक है। ये तो ऐसे संजना देसी घी ऐसे करके इसने ब्रांडिंग भी कर दी हमने तो इसके बैठे बैठाए। अब सुनो, मार्केट में जो प्योर नेचुरल तरीके से बनाया हुआ घी होता है, उसकी कीमत होती है करीब करीब 2,000 ढाई हजार रुपए किलो। असली घी जो हरियाणा की तरफ मिलता है, प्रॉपर तरीके का, मतलब जिसमें आपने पहले दही बनाई, दही से फिर उसका मक्खन निकाला, फिर घी बनाया। ये लोग क्या करते हैं, मलाई गर्म करके घी बना देते हैं, वो थोड़ा वो नकली, वो शॉर्टकट तरीका होता है, एंड दैट इज नॉट दैट मच न्यूट्रिएंट। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का घी जो होता है वो, आप समझ लीजिए 2,000 3,000 रुपए किलो मिलता है ना, ऐसा करके। अब इसने देखा मार्केट में यार लोग ना 800 रुपये, 900 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये किलो घी बेच रहे हैं। इसने भी अपना इनेगुरल प्राइस रखा। अब इसकी दुकान में ऑलरेडी मदर डेयरी, इंडाना विंडाना के घी तो बिकते ही हैं, डेयरी वाले के पास हर तरह के घी होते हैं। तो इसकी दुकान में एक आती है मोहतरमा, जिन्हें कहता था भाभी जी। तो भाभी जी आती है इनकी दुकान में सामान खरीदने के लिए, तो ये कहते हैं भाभी जी, भाभी जी कहते हैं भैया घी दिखाइए आप। अब देखिए ये रहे घी, देखिए आप, देखिए कौन सा चाहिए आपको। हम ना मदर डेयरी का दे दीजिए। इन्होंने कहा मदर डेयरी तो छोड़ो, भाभी जी छोड़ो मदर डेयरी का। आप देखिए, ये है घी बना हुआ संजना डेयरी का घी, इसे खा के देखिए। आप भी खाइए, भाई साहब को खिलाइए, बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। कहते नहीं नहीं नहीं, हमें तो मदर डेयरी वाला चाहिए। कह रहा भाभी जी ट्राई करके तो देखिए। एंड ही परसुएटेड अ लॉट, दुकानदार ऐसे तो करते हैं नए प्रोडक्ट के बारे में, ही परसुएटेड अ लॉट। तो भाभी जी ने कहा ठीक है। अच्छा इसने एक और बात बोली कि भाभी जी ले जाइए, इसे नहीं पसंद आया तो वापस कर दूंगा पैसे। तो कह रहे जो हमने खा लिया उसका क्या करेंगे, कह रहे उतने काट देंगे। चलो छोड़ो, नहीं काटेंगे उसके पैसे, अब ले जाओ। भाभी ने कहा चल ऐसा कर, 5 किलो का डब्बा दे दे मुझे, ले जा रही हूँ। ठीक है। इसने बोला, इसने दुकानदार को बोला, इसने अपने जो साथ में लड़का मुंडू को, ला मुंडू 5 किलो का एक डब्बा निकाल, दे दे। दे दिया। भाभी जी अपना लेके चली गई, घर चली गई 5 किलो। अब इसने एक घी की कीमत 1,000, यानी कि 5,000 का एक टिन चला गया, इसका 5,000 का डब्बा चला गया। इज इट अ सेल? इज इट अ सेल्स? बताइए मुझे, क्या पैसा आया? कहाँ आया? पैसा तो दिया ही नहीं भाभी जी ने। आपने क्या बोला, ले जाओ, यूज करो, अच्छा लगे तो पैसे दे देना, नहीं तो डब्बा वापस कर देना। बताइए मुझे, पैसा आया? नहीं आया, पैसा नहीं आया। ठीक है। क्या ऑब्लिगेशन टू रिसीव मनी अराइज्ड? कहाँ? कैसे? अगर वो मना कर दे तो बेचा कहाँ? भाभी जी ले जाओ, पसंद आए तो रख लेना, है ना, पसंद सैंपल थोड़ी दे रहा है। सैंपल में 5 किलो देते हैं, मतलब मुझे दे दे, कमाल कर रहा है। मतलब सैंपल में 5 किलो का घी पकड़ाते हैं यार, क्या मजाक है, डूबेगी तेरी भैंसा सारी। कौन सा इंसान ऐसा है यार जो मतलब सैंपल देगा, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम का देगा, 5 किलो का टिन लेके करा भाई साहब सैंपल ले लो। ऐसा नहीं। ठीक है, यू आर गोइंग टू स्पॉइल योर बिजनेस, तेरी भैंसे भूखी मर जाएंगी। सो ऑब्लिगेशन टू पे हैज नॉट बीन अराइज्ड उसकी तरफ से। जब उन्हें पसंद आएगा तब तो बोलेंगे ना हाँ रख लें। इसने एक और बात बोली, देखिए भाभी जी महीने भर इंतजार करूंगा, अगर आपने महीने भर में वापस कर दिया तो मैं मानूंगा कि नहीं पसंद है, और अगर आपने नहीं वापस करा तो मैं मान के चलो, पता चला वो 5 महीने तक इंतजार करता, भाभी जी पैसा दोगे? देखिए हम तभी तो हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि भाई 6 महीने तक तुम्हारा घी खत्म ना हो, वो तो साल भर तक नहीं खत्म करेंगे, अभी तो हम देख रहे हैं जी, है ना, वो एक एक चम्मच लगा के तड़का मारती है भाभी, कैसे चलेगा 5 साल घी। तो इसने टर्म कंडीशन बोल दी ना कि भाई महीने भर तक मैं इंतजार करूंगा, और मतलब बेवकूफ दिखता है लेकिन है नहीं इतना, इसने बोला महीने तक इंतजार करूंगा मैं, और अगर महीने भर में नहीं आई मुझे तो मैं मान लूंगा कि बिक गया। महीना तो हुआ नहीं है। तो क्या इस तरह के आइटम को जिसे कहते हैं गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, है ना, सामने वाला बोलेगा हाँ जी पसंद आ गया, तभी मैं बोलूंगा ना कि हाँ ठीक है, इसे कहते हैं गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। क्या इसे सेल मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं मान सकते सेल्स को, है ना।
कैसे ट्रीट करते हैं इसे बुक्स ऑफ अकाउंट, इसे गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस पर कैसे ट्रीट करते हैं वो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो चलिए सबसे पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं, बुक में नोट्स में क्या लिखा हुआ है। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स सेंट फॉर सेल, गुड्स सेंट ऑन रिटर्न बेसिस, ट्रीटेड एज एन एक्चुअल सेल्स। आपकी गुड्स थी कॉस्टिंग कितने की, आपकी कॉस्टिंग कितने की गुड्स थी, 7,000 रुपीज की चीज थी आपके पास, ठीक है जी। 6,000 की, सॉरी 6,000 की चीज थी आपके पास, और आपने क्या कर दिया उसको 7,000 रुपीज। अब इसमें ये ऐसा थोड़ी बोलेगा कि जी कि मेरा घी 400 रुपये का पड़े तो 400 रुपये में ले जाओ, मार्जिन पे रखेगा ना, अपना मार्जिन तो देगा, मार्जिन थोड़ी कम करेगा अपना। तो 6,000 की चीज थी, 7,000 में हमने अप्रूवल बेसिस पे, मतलब वो टिन जो था कुल मिलाकर उसकी कीमत इसे पड़ी थी 6,000, इसने 7,000 रुपये में वो टिन 5 किलो का भाभी जी को पकड़ा दिया, ठीक है। सेल्स तो नहीं मानना चाहिए ऐसे, अकाउंटेंट ने क्या करा, इसे सेल्स मान लिया। अब हमें ये गलती सुधारनी है। सेल्स मानने का मतलब है कि भाभी जी डेटर हो गई, है ना। सेल्स मानने का मतलब है कि सेल्स 6,000 से इंक्रीज हुई, 7,000 से इंक्रीज हुई। सेल्स मानने का मतलब है स्टॉक कितने से घट गया, स्टॉक कितने से घटा, 6 से। स्टॉक घटा 6 से, डेटर बढ़े 7 से, सेल्स बढ़ी 7 से। कैसे सुधारेंगे, आ जाएगी सीधा सोल्यूशन। आप समझ पा रहे हैं बात को, सोल्यूशन क्या सोल्यूशन है देखिए। सबसे पहले सेल्स में जाइए, सबसे पहले किस में जाइए, सेल्स, क्रेडिट साइड में सेल्स में से, सेल्स से माइनस करेंगे कितना, कॉस्ट प्राइस है सेल्स प्राइस, कॉस्ट प्राइस। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल्स प्राइस माइनस कर दीजिए, एवरीबॉडी इज ओके। सेल्स प्राइस माइनस करेंगे ना, सॉरी सेल्स प्राइस माइनस कर दिया, डन। काहे माइनस करेंगे, सेल्स में सेल्स प्राइस जुड़ा होगा ना, कॉस्ट प्राइस थोड़ी जुड़ा होगा। अरे सेल्स में तो सेल्स प्राइस जुड़ा होगा भाई, कॉस्ट प्राइस थोड़ी जुड़ा होगा, बोलो, अरे बोल ना बेटा। क्लोजिंग स्टॉक में क्या जोड़ोगे आप, सेल्स प्राइस या कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट, क्योंकि सेल्स नहीं हुई थी, आपको अपने स्टॉक से नहीं निकालना था उसको। अगर सेल्स हो गई तो स्टॉक से निकल गया, ठीक है, उसको तो नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि देखो आपका सामान किसी दूसरे के घर पड़ा हुआ है तो आप ही का स्टॉक हो, हम तो ये मानेंगे ना उसको। जिस दिन भाभी जी फोन करके बोलेंगे हेलो देवर जी, ये रख लिया, बिल भिजवा देना, है ना, ऐसे करके, तो तब हम मानेंगे भी हमारे पास अब वो हमारा स्टॉक। देखो बेटा समझना, तुम्हारी कंपनी का स्टॉक हेडक्वार्टर में भी होता है, तुम्हारी कंपनी का स्टॉक मतलब कश्मीर में भी एक वेयर हाउस है वहां भी रखा हुआ है तो वही तुम्हारी कंपनी का स्टॉक ना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो चाहे स्टॉक किसी भी फिजिकल प्लेस पे रखा हो लेकिन तुम्हारा स्टॉक ही रहेगा ना। तो गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब होता है कि आपका सामान किसी दूसरे के घर रखा हुआ है तो आप ही का स्टॉक ना, आपकी बुक से थोड़ी माइनस होना चाहिए था। जिस दिन भाभी जी बोल देंगे कि हाँ देवर जी की पसंद आ गया, बिल भिजवा दीजिए, उस दिन आपका स्टॉक हट जाएगा, उससे कम हो जाएगा, माइनस कर देंगे। अभी आपको क्या करना है, एड बैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुड्स सोल्ड ऑन क्या अप्रूवल बेसिस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और क्लोजिंग स्टॉक तो दो जगह जाता है, एसेस में भी जाके क्या हो जाएगा वो एड बैक होगा, और सेल से माइनस हुआ तो डेटर से भी माइनस होगा। तो देखो क्या हुआ, डेटर से माइनस क्या कर दिया, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। हाँ डेटर में से तो सेल्स प्राइस माइनस होगा ना, तो नहीं होगा, हाँ सेल्स प्राइस माइनस होगा, इस तरह से। तो ये था ट्रीटमेंट किसका, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस का, जो लोग समझ ही नहीं पाते हैं। समझने में क्या परेशानी थी, कुछ नहीं थी, है ना। अब हीरक और उनकी भाभी जी को याद करिएगा, घी की बिक्री हो जाएगी, काम आसान। सो आप देख रहे हैं। अब मैं अगर रिकैप्चुलेट करूं तो पहले से लेकर क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस वाला, इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम वाला, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन टू स्टाफ, goods used by proprietor, goods purchased in cash not recorded, goods purchased in credit not recorded, goods sold on cash not recorded, goods sold on credit not recorded, assets purchased treated as ordinary purchase, assets sold treated as ordinary sales, erection charges, legal charges, BR discounted and dishonored, BR endorsed and discounted, goods sold on approval basis, abnormal losses का केस, ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, मैनेजर कमीशन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी, हमने कुल मिलाकर 32 एडजस्टमेंट्स करे, जबकि आपके सिलेबस में 16 एडजस्टमेंट्स थे। तो आप अपने साथियों से डबल कंसेप्चुअली स्ट्रांग हैं, लेकिन वो कंसेप्चुअली स्ट्रांगनेस कब रहेगी, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे।
तो समझाने के लिए मैंने सब समझा दिया, अब मेरे समझाने लायक कुछ भी नहीं है। अब तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो अपनी बुक के इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ये होने चाहिए। दिस चैप्टर इज डन। ठीक है, अगले चैप्टर में हम आप लोगों को क्या करेंगे? कौन से अकाउंट वाले? हाँ तो प्रैक्टिस करो ना, अभी तो बोला मैंने प्रैक्टिस करके मुझे बताओ तो मैं ले लूंगा उनको। आई टेक इन नेक्स्ट क्लास ले लूंगा। अब आप रेडी रहिएगा, वेंसडे को मैं आपका एक टेस्ट ले लूंगा, मैं बता रहा हूँ। ये नहीं लेते ना सब्सिडरी बुक्स का, वही वाला टेस्ट देते हैं। हाँ अच्छा, तो चलो उसकी जगह रेक्टिफिकेशन डाल देता हूँ। सबसे मैं करूंगा आपका बीआरएस का डिप्रिसिएशन और रेक्टिफिकेशन का, इसका टेस्ट ले लेते हैं। हाँ तो चलो ठीक है, दैट्स डन। वो मैं अगली बार थोड़ा पूरा होने दो। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे।